आज अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की, जिसको अपन कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से संबंधित, चार्ज या फिर अपन कहें आवेश। आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, जैसे एक स्थिर रुका हुआ चार्ज हो ना जहाँ पे, ठीक है, उसको जो है स्थिर आवेश की इसके अंदर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर अपन कहें स्थिर वैद्युतिकी, है ना। वैद्युतिकी का मतलब चार्ज से संबंधित, है ना, आवेश से संबंधित। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चैप्टर अपन देखेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो जो है ये भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में आता है, वो सेकंड वाला भी इसी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है जी हाँ, तो इसमें अगर बात करें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन अच्छे टॉपिकों की बात करें कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो इसके अंदर विशेष रूप से इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि सभी रहेंगे, लेकिन इसमें एक तो आवेश के गुणधर्म या फिर अपन कहें आवेश के गुण, दूसरा जो अपना रहेगा इसमें अच्छा टॉपिक कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, और एक जो इसमें आएगा वो है गाउस का नियम। ठीक है, तो ये जो तीन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा और भी जो है बातें जो अपन साथ साथ करेंगे तो अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की, कि साहब स्थिर वैद्युतिकी जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो अपन देखें यहाँ पे अगर अपन लिखें स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा। ठीक है, ये जो है जैसे कि ये तीन जो टॉपिक बताए लिख सकते हैं अपन कि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा में अपन लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो बात हो गई ये अपन ने बात की स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा की।
ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें दो बातें अपने को देखने को मिल रही है। पहली चीज वो है बिंदुवत, और दूसरी चीज है स्थिर आवेश। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इसमें हुआ क्या कि जब अपन बात करते हैं, अभी अपन बात करेंगे आवेश होता क्या है, पहले अपन इसको देखते हैं कि स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश जो है वो रुका हुआ है। आवेश की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कितना है, वो 0 है। अगर अपन स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रहे हैं तो आवेश का वेग कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा आवेश अगर वेग किसी गति से चल रहा है, आवेश का वेग v हो, ठीक है, वेग v हो, वो क्या होगा, वो फिर धारा में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो सिर्फ यहां पे आवेश है, लेकिन आवेश अगर v गति से चल रहा है तो वो क्या होगा, वो धारा हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। तो अपन जो इसमें स्थिर वैद्युतिकी में जो पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे कि इसका वेग v जो है वो 0 रहेगा। कहने का मतलब आवेश क्या रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, है ना। बिंदुवत का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे ही अपन कोई चीज़ पढ़ेंगे, मान लीजिएगा इसमें अपन आगे देखेंगे कि गोले देखेंगे, किसी एक पदार्थ के ऊपर कोई चार्ज देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ है। तो इनमें जो आवेश रहेगा, इनकी क्या होता है कि जो बहुत नज़दीक रहेंगे, इनकी डिस्टेंस या फिर अपन कहें इनकी दूरी बहुत कम रहेगी ना, तभी इनमें क्या अपने को चार्ज वगैरह या फिर अपन कहें आकर्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दूर रहेंगे तो नहीं होगा। तो ये पास पास होंगे तो अपन इनको यहाँ से लेते हैं, तो इनकी जो मास होती है, जो m होता है, वो अपन इनका हटा देते हैं, मानते नहीं है। या फिर अपन कहें इनकी जो ये दूरी होती है, ये नहीं मानते अपन, और अपन इनको क्या मानते हैं, पॉइंट मानते हैं, बिंदु मानते हैं, हाँ ना। कभी भी अपन बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे Q1 और ये हो गया Q2, ठीक है। ये अपन कूलाम लॉ पढ़ेंगे तब फिर से इसकी बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे बिंदुवत नाम आया है तो अपन इसकी बात करने के लिए समझ रहे हैं, तो अपन इनको बिंदु मान के चलते हैं, ठीक है, ये पदार्थों को। तो ये बात हो गई अपनी कि बिंदुवत और स्थिर जो आवेश होता है उसकी जो है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उनकी क्रियाएं से क्या मतलब है, यहाँ पे क्रियाओं से मतलब ये है कि उनके बीच में मान लीजिएगा ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में बल लग रहा है। तो ये जो इनका बल है, या फिर एक ये भी है कि जैसे मान लीजिएगा ये Q1 है, ये यहाँ पे बल लगा सकता है। कहने का मतलब इसका एक परिधि है जिसके अंदर कोई एक चार्ज यहाँ तक किसी दूसरे चार्ज को, मान लीजिएगा एक Q2 है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, या फिर इसको अपने से दूर भी जो है वो भेज सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो है इस पे किसी प्रकार का बल जो है वो इस पे अनुभव होगा, इन दोनों के आपस में, इस एक निश्चित परिधि में। लेकिन परिधि से बाहर निकलने पे बल जो है वो इस पे अनुभव जो है, बल का अनुभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो बात हो गई, इसी की अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में कि किस प्रकार से क्या बल फील होता है, ठीक है। अब अगला जो नाम आता है वो आता है अपना आवेश, ठीक है। अगली जो बात है वो आवेश की है। आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश जो है वो चार्ज बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ विद्युतीय तथा चुंबकीय बलों को अनुभव करता है।
आवेश कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आवेश की बात अपन ने की कि कोई पदार्थ है वो अगर दूसरे पदार्थ के साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये पदार्थ है P1 मान लेते हैं, ये यहाँ पे चार्ज है, मतलब इसकी इस पदार्थ की, इस एक पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज या फिर आवेश, आवेश बोलते हैं। ठीक है, ये इसका गुण है। इस आवेश की वजह से एक अपन ने बात की थी, एक निश्चित परिधि तक क्या करेगा, ये दो प्रकार के बलों को फील कर सकता है। एक तो होगा विद्युतीय बल और दूसरा कौन सा होगा, चुंबकीय बल। तो इन दो प्रकार के बलों को एक निश्चित दूरी तक जो है वो महसूस कर सकता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस गुण की वजह से कोई पदार्थ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई यहाँ पे। इसके साथ साथ अपन जो है जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी अपन देखते रहेंगे। ठीक है, तो आवेश ये फिर अपन बात करें स्थिर वैद्युतिकी में, या फिर अपन बात करें जो अपना पहला जो अध्याय है जिसको अपन ने कहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप जैसे आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आप देखना, जैसे ये वही चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र है, तो इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो इसमें कहा गया है कि स्थिर वैद्युत की जो है, स्थिर वैद्युत की जो है, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत अपन स्थिर आवेश तथा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव के विषय में अध्ययन करते हैं। तो तीन चीजें पढ़ते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी में। क्या पढ़ते हैं, तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली क्या हो गई, यह है अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल। तो सबसे पहले जो स्थिर आवेश है उसके द्वारा उत्पन्न बल। दूसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्र। ठीक है, उसका जो फील्ड होगा, उसका जो क्षेत्र होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, विभव। विभव होता है पोटेंशियल, विभव की बात करेंगे अपन। तो ये जो तीन चीजें हैं, उत्पन्न बल, क्षेत्र और विभव, ये अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन से विषय हो गए, कि पहला विषय है जो स्थिर चार्ज है उनके द्वारा, है ना। तो यहां पे अपन एक चीज और लिखेंगे, स्थिर चार्ज के द्वारा, स्थिर आवेश के द्वारा तो पहली चीज कौन सी थी, उत्पन्न बल। दूसरी चीज थी क्षेत्र और तीसरी चीज है विभव। ठीक है, विभव हो गया। तो उत्पन्न बल से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक आवेश है Q1 और यहां पे एक दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी है R, या फिर ये भी ले लेंगे अपन, देख लेंगे, जनरली R लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, अब जो है उत्पन्न बल से मतलब ये है कि अपन ने बात की थी कि एक जो आवेश है वो एक निश्चित परिधि होती है, उस तक जो है उसके बल वगैरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक ये जो Q1 आवेश है इसका इतना मान लीजिएगा परिधि है, और ये Q2 आवेश है इसकी परिधि ये है, इस परिधि में काम कर रहा है। ठीक है, इसका अब ये कह रहा है कि ये जो है
तो इसका जो बल है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये यहाँ पे बल जो लगा रहा है इस पे, या तो आकर्षित करेगा, या तो आकर्षित करेगा या फिर परकर्षित करेगा, परकर्षित करेगा। कहने का मतलब ये है कि या तो इसको अपनी तरफ लाएगा या फिर अपने से दूर भेजेगा। वो अपन देखेंगे कि प्लस प्लस अगर समान होता है ना, आवेश इनका समान रहेगा, तब तो ये दूर भेजेगा। जिस प्रकार से मैग्नेट का या फिर चुंबक का जो सिस्टम होता है उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो अपन अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो इस पे जो भी बल लगाएगा उसको बोलते हैं उत्पन्न बल, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्षेत्र। क्षेत्र ये हो गया कि कुछ क्षेत्र तक, कितने एरिया तक, किस क्षेत्र तक जो है वो बल जो है वो लगा पा रहा है। एक निश्चित दूरी के बाद जो है इसका जो बल है वो नहीं लगा पाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरी चीज़ है विभव। विभव का क्या मतलब होता है कि एक बॉडी है या फिर एक पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ है, इसके जो आवेश है वो इसके ऊपर क्या हो रहा है ना, इसके ऊपर गति कर रहा है, इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना आवेश रहेगा, इसमें कितना आवेश रहेगा कि वो जो है, अगर इसमें ज़्यादा रहेगा ना, अगर इसका जो आवेश ज़्यादा रहेगा और इसका आवेश कम है, तभी ये इस पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो ट्रांसफ़र होने की जो वजह है, ये जो है ये विभवांतर की वजह से होता है। विभवांतर, जिस प्रकार से अपन जनरली घरों में जो आजकल अपन देखते हैं, पावर बैंक होता है, मोबाइल में पावर बैंक होता है, सुना होगा नाम। पावर बैंक का क्या होता है कि सिस्टम होता है, ये जैसे पावर बैंक है और यहाँ से अपन ने अपना मोबाइल है या फिर कोई और दूसरी डिवाइस है, ये मोबाइल है, ये पावर बैंक है, यहाँ अपन ने पिन लगाई और ये इसको अपन चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि ये पावर बैंक अपना चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आवेश, चार्ज वही है, आवेश होना चाहिए इसके अंदर, और आवेश कितना होना चाहिए, जो मोबाइल के अंदर जितना आवेश है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अगर इसका विभव अगर ज़्यादा है तभी जो है ये इससे मोबाइल अपना चार्ज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं विभव। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ये हो गई बात अपनी यहाँ तक की कि ये तीन चीज़ें अपन पढ़ेंगे। समझ रहे बात को। इसके बाद अपन अगली जो अपन चीज़ देखेंगे वो एक नाम आता है घर्षण विद्युत का। इसमें अपन जनरली घर्षण विद्युत की बात करेंगे। एक जो नाम आता है घर्षण विद्युत का, तो एक वैज्ञानिक हुए थे गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने कहा था कि साहब अगर मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं, दो पदार्थ हैं, इनके बीच में घर्षण होगा, इन दोनों के बीच में घर्षण होगा। अपन देखेंगे आगे कि इन दोनों को नज़दीक लाया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इमेज दिखाता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये है। तो ये जैसे ये और भी आगे और भी एग्जाम्पल है। देखिए ये है जिस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे दो बॉडी हैं, इनको एक दूसरे के नज़दीक लाया गया या फिर घर्षण किया गया। घर्षण अपन देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल आएंगे। जैसे अपन रोड को, जो बिल्ली की सेमूर है, स्किन है, खाल है, उसके ऊपर अपन रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे चार्ज की उत्पत्ति होगी। या फिर इन दोनों को अगर अपन आसपास लाते हैं तो इससे भी जो है क्या होती है, आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो जैसे अपन घर्षण की बात करें तो इसमें लिखा रहेगा अपना, ये रहा, ठीक है। तो ये जैसे अपन देख पा रहे हैं कि प्रक्षिप्त कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े में रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है। कहने का मतलब इनमें क्या होगा, रगड़ी गई है, मतलब इनके मध्य घर्षण किया गया है। तो ये जो बात थी ये किसने बताई थी, साइंटिस्ट हुए थे गिलबर्ट हुए थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताई थी। तो वो अपन देख रहे हैं किस प्रकार से। तो घर्षण विद्युत की बात अपन करें कि गिलबर्ट के अनुसार, गिलबर्ट साइंटिस्ट थे,
उन्होंने बताया कि गिलबर्ट के अनुसार विभिन्न पदार्थों में घर्षण के कारण आवेशन, आवेशन का मतलब होता है आवेश की उत्पत्ति हो जाना। किसी पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है ना, उसको आवेशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, विद्युतीकरण। उत्पन्न होता है। इसी आधार पर, सेम इसी बात पर गिलबर्ट ने कहा था कि साहब घर्षण करोगे तो उसमें क्या होगा, आवेशन या फिर विद्युतीकरण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या कहा, इसी आधार पर साइंटिस्ट हुए थे एक फ्रैंकलिन, इसी आधार पर वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में विभाजित किया। तो फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि साहब आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से। उन्होंने कहा कि एक आवेश होता है जिसको अपन बोलते हैं धनावेश, और दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं ऋणावेश। ठीक है, अब क्या है, धनावेश वो होता है, जैसे मान लीजिएगा आपने पढ़ा होगा, धनावेश का मतलब होता है जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ना, धनात्मक, और ऋणावेश होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। इसमें अपन एक बात करेंगे, जो धनावेश होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी, या फिर अपन कहें इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जो ऋणावेश होता है उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समझ रहे हो। तो ये जो है, ये बात किसने बताई, ये फ्रैंकलिन ने बताई। और जो गिलबर्ट हुए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि साहब घर्षण के कारण क्या होता है, आवेशन होता है, या फिर इसी को अपन ने क्या कहा कि विद्युतीकरण होता है। ठीक है, और दो प्रकार के जो आवेशों को विभाजन किया वो किसने किया, वो फ्रैंकलिन ने कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें होता है कैसे, धनावेश कैसे, ऋणावेश कैसे, इसको अगर अपन थोड़ा सा देखें तो अणु जो होता है अपना, अणु अपन समझते हैं, ठीक है, ये अणु है, और इसके ये जो इसके बाहर के कक्षक जो है इसके बाहर। अब ये अणु के मध्य में कौन होता है, अपन जानते हैं कि मध्य में नाभिक होता है, और नाभिक में अपने को प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं ना, और इसी के साथ यहीं पे अपने को न्यूट्रॉन भी देखने को मिल जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन रह जाते हैं, तो उनका जो है इसमें इतना योगदान होता नहीं है, इसमें जो धनावेश और ऋणावेश होता है ना, आवेश, उसमें इतना योगदान होता नहीं है। तो प्रोटॉन की बात करें तो इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है, धनावेश होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाहर जो है, मान लीजिएगा यहाँ अपन लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, बाहर वाले सेल में 2-4 और हो गए, तो ये जो है, ये बाहर जो है, ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चिन्ह होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन से ही अपने को क्या करना है, ये निर्धारित करना, धनावेश हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणावेश हो गया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कहने का मतलब प्रोटॉन जो है वो मान लीजिएगा इसमें 5 प्रोटॉन है और इसमें 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन इसमें इतने ही रहेंगे। मान लीजिएगा इसमें कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। शुरुआत में अगर अपन लेके चलें कि इसमें भी 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 प्रोटॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये जो पूरा जो अपना अणु है, अणु क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, इक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, ये उदासीन होगा, अपना अणु क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने पास में मान लीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया, इस अणु को 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया बाहर से। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो गई 6 हो गई। तो इसके ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा आवेश रहेगा, तो वो हो जाएगा, प्रोटॉन तो है 5 और इलेक्ट्रॉन चले गए 6, तो इसके ऊपर हो जाएगा ऋण आवेश। समझ रहे हो ना बात को, है ना। इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, नेगेटिव साइन ज्यादा, तो क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन हो गए कम, मान लीजिए कितने थे, 5 थे ना, पहले 5 ही तो थे। ठीक है, पहले 5 थे, पहले 5 ही थे। अब क्या हुआ, कहीं से जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है, खो देता है 1 इलेक्ट्रॉन को, और उस केस में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाती है 4। अब प्रोटॉन कितने हो गए, 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4 रह गए। तो ज़्यादा कौन रह गया, प्लस ज़्यादा रह गया। तो इस पर जो है अभी जो चार्ज लगेगा वो कौन सा लगेगा, धनावेश। समझ रहे हो बात को। तो ये जो है ये ऋणावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जो ऋणावेश हुआ है, धनावेश हुआ है, वो हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। कहने का मतलब प्रोटॉन तो अपने उतने ही रहे ना, प्रोटॉन अपन ने चेंज थोड़ी किए, तो 5 के 5 ही थे, अपन ने तो इलेक्ट्रॉन चेंज किए। तो जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है वो प्रायः किसका होता है, वो इलेक्ट्रॉन का रहता है। इसलिए अपन कहते हैं कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता रह जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपन बात को समझ रहे हैं। अब अपन ने ये कहा था कि जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने बताया था कि धनावेश और ऋणावेश करके जो आवेश है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब एक बात अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं। मैंने बता तो दी है लेकिन लिखना भी जरूरी है, नोट। ठीक है, ये समझने के लिए बताया है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, है ना। और बाकी अगर आप यहाँ तक लिख लें इसको धनावेश और ऋणावेश करके, और ये भी लिख लें आप, ये भी आप लिख सकते हो कि धनावेश इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है और ऋणावेश जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। यहाँ तक लिख के ये समझाने के लिए बताया नीचे। यहाँ पे नोट डाल के लिखें, पिंडों में या फिर पदार्थों में, है ना, पिंड लिख सकते हैं, जनरली पिंडी नाम जो यूज में लेंगे, पिंडों में, या अपन लिख सकते हैं पदार्थों में आवेशन, है ना, विद्युतीकरण या फिर आवेशन अपन ने कहा था ना। आवेशन कैसे होता है, आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, उन्हीं पे धनात्मक लगेगा, उन्हीं की वजह से ऋणात्मक लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ही जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, प्रोटॉन नहीं होते हैं।
नीचे और लिख सकते हैं, ये तो नोट हो गया। नीचे एक बात और लिख सकते हैं, दो वस्तुओं में घर्षण कराने के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई उस पर ऋण आवेशित समझ रहे हो ना, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई गई उस पे क्या होगा, ऋण आवेशित, तथा जिस वस्तु पर न्यूनता या फिर कमी, न्यूनता पाई गई उसे धनावेशित कहा गया। ठीक है, एक बात और होती है, लिखते हैं, इस स्थानांतरण में द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है। कहने का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि साहब द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो अपन ने पूरा लिखा है इसे घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है, ये जो सिद्धांत है कि दो इलेक्ट्रॉन को अगर अपन घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, अगर तो उसमें क्या होगा, ऋणावेशित होगा, और अगर वस्तु पर न्यूनता पाई गई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में क्या होगा, धनावेशित होगा। और ये जो स्थानांतरण हुआ है इसमें क्या, द्रव्यमान जो था उसमें क्या होगा, परिवर्तन जो है वो ना के बराबर होगा, नगण्य होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलते हैं इसको अपन, या फिर अपन के घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये होता है, समझ रहे हो। अब इसके अपन कुछ अपने एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए हैं वो अपन ले लेते हैं कि किस प्रकार से क्या है उदाहरण। तो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से कहा है बिल्ली की सैमूर, या फिर इसको अपन खाल भी बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो सैमूर जो नाम लिया है, जनरली बालों से भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, उसकी स्किन के ऊपर जो
से इबोनाइट की छड़ घर्षण या फिर रगड़ते हैं तो घर्षण से या फिर रगड़ने पर सही रहेगा। इबोनाइट की छड़ रगड़ने पर इबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना है कि इसमें ऋणावेशित कौन हो रहा है। तो यहां पे कौन हो रहा है, इबोनाइट की छड़ जो है वो तो हो रही है ऋणावेशित, जबकि बिल्ली की सेमूर या फिर अपन कहें स्किन धनावेशित हो जाएगी। धनावेशित हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये जो है ये एक उदाहरण हो गया। एनसीईआरटी का एक उदाहरण और है, वो भी अपन ले सकते हैं। तो एक और अपन लिख लेते हैं। ये ध्यान रख लेना है यहाँ पे थोड़ा कि बिल्लू की सेमूर जो है वो धनावेशित हो रही है और ये जो छड़ है इबोनाइट की वो ऋणावेशित हो रही है। वो बार बार अपन एग्जाम्पल लेंगे तो याद भी हो जाएगा। ये परीक्षा में जो है लिखने में काम आते हैं उदाहरण, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा अपन लिखेंगे, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि रेशमी कपड़े से रगड़ी गई छड़ धनावेशित जबकि रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है धनावेशित कौन होगा इसमें, अगर रेशमी कपड़े और छड़ की बात अगर अपन करें तो इसमें जो है इसमें छड़ जो है वो धनावेशित होगी और रेशमी कपड़ा जो है वो ऋणावेशित होगा। और ऊपर वाले में इबोनाइट की जो छड़ थी वो ऋणावेशित थी और बिल्ली की सेमूर जो थी वो धनावेशित थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो जनरली होता ये है जैसे जिससे रगड़ा जाता है ना, जैसे मान लीजिएगा अपन ने यहाँ पे रेशमी कपड़े को रगड़ा है तो इस पे ऋणावेशित आएगा और जिसके ऊपर रगड़ रहे हैं, छड़ के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो वो धनावेशित हो जाएगा। अब उसी में पहले इबोनाइट की छड़ थी, उसको अपन रगड़ रहे थे किसके ऊपर, बिल्ली की स्किन के ऊपर, बिल्ली की सेमूर के ऊपर। तो जिसके ऊपर रगड़ रहे हैं वो तो धनावेशित होगा और जिसको रगड़ रहे हैं वो कौन होगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात होती है। ये दो थोड़े अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये आप इजीली जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन इतनी बातें करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ तक अगर आ गए हो, इतना सुना है, तो एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात की थी, आज दो बातें की थी अपन ने इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी दो चीज़ें अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान प्रभावित नहीं होगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, निकल के बाहर जा रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान प्रभावित नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, वो बहुत कम है, तो बहुत कम लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें आपको आती होंगी,
लेकिन फिर भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आवेश, जिसका ज़रूर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि आपको पक्का जो है याद होना ही चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करोगे तो बहुत काम आएगा ये आपके। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। तो 10⁻31 बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, तो इतना कम अगर निकलता है इलेक्ट्रॉन तो उस केस में जो पदार्थ होता है उसका जो द्रव्यमान है वो प्रभावित नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? ये अपन ने बात की थी, जो अपन ने कहा था कि घर्षण विद्युत का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की जो बात की थी उसमें जो है अपन ने इसकी चर्चा की। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा अगली क्लास के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लिख लीजिएगा, पूरे को लिखोगे ज़रूर काम आएगा आपके। किसी प्रकार की डाउट आती है आप ज़रूर पूछेगा, आपको मैक्सिमम आप डाउट पूछेगा। साथ के साथ अपन जो है एनसीईआरटी भी अपन करते चलेंगे। ये अभी जैसे बता रहा हूँ, वैसे मैं ये जो कुछ भी अपन एनसीईआरटी को लेके ही बात कर रहे हैं, लेकिन और अपन धीरे धीरे बात कर लेंगे पूरी, एक भी चीज़ अपन छोड़ेंगे नहीं, सारा आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये कल की क्लास में देखेंगे और आगे का। तो जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।